सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमें बात करनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों ही गैसेस इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होनी है टू एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स टिश्यू। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and transport of carbon dioxide, ये दो गैसेस हैं। तो बच्चे आगे पढ़ने से पहले वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो रहा है वो समझने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा मोड है, किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा और कितना परसेंट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उस मोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो बच्चे सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, और बच्चे नियरली 97% ऑफ ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीहेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, बाकी रिमेनिंग इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर सिर्फ 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी 90% ऑक्सीजन जो है वो एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन कहां से कहां तक? एल्वियोलाई से लेकर टिश्यूज तक। ठीक है, अब बच्चे सेकेंड में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में 3 मोड्स है। तो बच्चे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कहां जाना है कार्बन डाइऑक्साइड को? टुवर्ड्स एल्वियोलाई। तो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लेकिन ये डिसॉल्व फॉर्म जो रहेगा बेटा वो रहेगा नियरली 7%। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख पाए तो ऑक्सीजन में डिसॉल्व फॉर्म ऑक्सीजन का रहेगा ओनली 3%, whereas in case of carbon dioxide it's nearly 7%। ठीक है, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन डिसॉल्व फॉर्म। तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा परसेंट डिसॉल्व फॉर्म में मूव कर रहा है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी डेफिनेटली इसी वजह से। तो इसीलिए बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ट्वेंटी टू 25% टाइम्स ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए वो ज्यादा परसेंट जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में मूव करेगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड करता है, लेकिन सेम पोजीशन पे नहीं जहां ऑक्सीजन बाइंड करेगा, डिफरेंट पोजीशन पे। तो एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास नियरली 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन फॉर्म में मूव करता है। तो बच्चे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबिन पार्ट को बाइंड करता है, उसके अमीनो ग्रुप को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो बच्चे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अमीनो ग्रुप को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाइंड करेगा एज हेमोग्लोबिन, ऑक्सीहेमोग्लोबिन जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो आयरन के साथ बाइंड करता है, बट यहाँ पे वो अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड कर रहा है बल्कि आयरन के साथ नहीं। तो डिफरेंट केस है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद लास्टली बात करती हूँ मेन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म एज बाइकार्बोनेट आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है,
तो ये 3 फॉर्म्स हैं और 70% कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन मोड। सो बच्चे अब सबसे पहले फोकस करेंगे मेन मोड्स पे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म थी, कार्बोनिलो हेमोग्लोबिन फॉर्म और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म पे फोकस करते हैं और अल्टीमेटली फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो बच्चे सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे मेन फॉर्म ले रही हूँ, ठीक है, दैट इज एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चे सबसे पहले पूरा प्रोसेस जानने से पहले एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो इस पर्टिकुलर स्टेप से जुड़ी हुई है, इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड से जुड़ी है। तो उस रिएक्शन को गो थ्रू करते हैं। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है एज बाइकार्बोनेट आयंस, इट नीड्स टू गेट कंबाइंड विद वाटर। उसको वाटर के साथ कंबाइन होना होता है और वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद through a reversible reaction it gets converted into carbonic acid, कार्बोनिक एसिड बेटा। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड बन गया तो फर्दर और रिएक्शन होती है और अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड गेट्स ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। और यही बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं एल्वियोलाई तक। तो बच्चे ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए हैं, उन्होंने कार्बोनिक एसिड बनाया यानी कि H2CO3। उसके बाद H2CO3 जो है वो ब्रेक डाउन होकर बना गया HCO3 और H पॉजिटिव, और ये HCO3 ही कार्बन डाइऑक्साइड को आगे लेकर जाएगा। बट एक चीज एनालाइज करने वाली बात है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जरूरत पड़ने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है, अदरवाइज रिवर्स भी हो जाती है। And this whole reaction is controlled by an enzyme that is carbonic anhydrase. तो बच्चे इस रिएक्शन को कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंट्रोल करता है। और हम ये भी बात कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के दौरान कि नियरली एंजाइम्स को कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए जो कोफैक्टर है दैट इज जिंक। तो मैं जिंक का भी नाम लिख देती हूँ, Zn2 पॉजिटिव। तो ये सब कोफैक्टर है। कोफैक्टर यानी कि कोई मेटल आयन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है बिटवीन एंजाइम, एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये दोनों स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी, कार्बोनिक एसिड बनने का भी और कार्बोनिक एसिड का बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने का भी। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स जो है बेटा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बच्चे अब ये प्रॉब्लम है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ना, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा है। ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है, जिसमें से कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में भी होता है और आरबीसीज के अंदर भी होता है। पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होगी वो आरबीसीज के अंदर होगी। इसीलिए ये जो सेट ऑफ रिएक्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, ये रिएक्शन आरबीसीज के अंदर कंडक्ट होती है बेटा। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस is more inside RBCs
देन इन प्लाज्मा, जिसका रीजन ये है कि हमारे पास दिस रिएक्शन occurs inside RBCs, ठीक है। सो बच्चे, अब ये रिएक्शन आरबीसी के अंदर हो रही है, किस तरीके से हो रही है उसको वापस से रिकॉल करेंगे सेम रिएक्शन देके, और इसके साथ साथ क्या क्या प्रोसेसेस और इनिशिएटिव्स हो रहे हैं ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन सही से हो जाए, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बच्चे अगेन फोकस करेंगे, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है, इन डिसॉल्व फॉर्म दैट इज 7% नियरली, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, दूसरा एज कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, माइंड में रखनी है ये चीजें, हेल्प करेंगे भी। तो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन 23%, उसके बाद मेन फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन जो कि 70% है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, जिसके लिए ये रिएक्शन चाहिए, और इस रिएक्शन के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स चाहिए, जो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। हमें बाइकार्बोनेट आयन बनाना है आरबीसी के अंदर, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के अंदर नहीं होने वाला, ये रिएक्शन होने वाली है। तो इस चीज को समझने के लिए अब आते हैं आरबीसी पे, आरबीसी तक पहुंचते हैं कि वहां पे किस तरीके से मैकेनिज्म जो है वो फुलफिल हो रहा है बेटा। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयंस में हमने बात की थी कि कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं अंडर कंट्रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, और बच्चे जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड जा सकती है। अब बच्चे हम दो पर्टिकुलर साइट्स लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक टिश्यू लेवल और एक एल्वियोलर लेवल। टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और आरबीसी का एक्सचेंज होता है, और सेकेंडली एल्वियोलर लेवल पे होता है, यानी कि आरबीसी और एल्वियोलाई के बीच। तो बच्चे टिश्यू लेवल की बात करते हैं सबसे पहले, कि एक है टिश्यू लेवल जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा, ब्लड की तरफ, ठीक है। सो टिश्यू लेवल में आरबीसीज आ रहे हैं, बाकी चीजें ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में प्लाज्मा में भी जाता है, पर साथ ही साथ में हम फोकस कर रहे हैं बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म में, तो इसीलिए आरबीसी के इनसाइड वाले यानी कि इनर पोर्शन की तरफ थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो बच्चे लेट्स से दिस इज एन आरबीसी, एक आरबीसी है, सेल है, ठीक है, सेल के अंदर वाला पोर्शन है ये, टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये आरबीसी जो है ये घूमता हुआ आया प्लाज्मा के साथ टिश्यू तक, क्यों आया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन देना है टिश्यू को, एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था आरबीसी, ठीक है। तो बच्चे इसको टिश्यू को ऑक्सीजन देना है, अब ऑक्सीजन देना तो है, लेकिन बच्चे वहां पे जाके वो सिनेरियो कुछ और ही देखेगा, वो देखेगा कि ऑक्सीजन तो मैं डिलीवर करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैस जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज हो गया है तो आरबीसी जो है वो परेशान हो जाता है, अब परेशानी में वो क्या करता है, टिश्यू की हेल्प करने की सोचता है, तो सोचता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ना एल्वियोलाई तक लिया जाए और उसे एक्सचेंज करवाया जाए। तो अब क्या होगा इस केस में, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एंटर करेगा, क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, ठीक है, कितना 45 mm ऑफ Hg। तो अब बच्चे वो पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा है तो बच्चे अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट हो जाता है आरबीसी के अंदर, कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ आरबीसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कुछ अमीनो ग्रुप के साथ ग्लोबिन के बाइंड कर जाएगा, और कुछ जो है वो रिएक्शन में बढ़ जाएगा। कौन सी रिएक्शन, जो अभी हमने पढ़ी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर है, आरबीसी से अंदर आने के बाद वो देखता क्या है, वहां पे पानी भी है, वाटर भी है,
तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वाटर के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो इस रिएक्शन को देखते हुए एक एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्वॉल्व होकर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इनिशिएट कर देता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये सेम रिएक्शन अभी हम कर चुके हैं, बस अब आरबीसी के अंदर उसे प्लॉट कर रहे हैं। अब बच्चे सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक हो जाता है और H पॉजिटिव आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस भी बनाएगा और H पॉजिटिव आयंस भी बनाएगा। तो बच्चे हमें क्या चाहिए थे, बाइकार्बोनेट आयंस, और ये सारे किसकी प्रेजेंस में बने, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में बने। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, आरबीसीज में इसका अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन आरबीसीज के अंदर मेनली हो रही है। और ये दोनों स्टेप्स जो बाइकार्बोनेट आयंस बनाने के लिए चाहिए, ये दोनों स्टेप्स की कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे बाइकार्बोनेट आयंस बन गए, H पॉजिटिव आयंस बन गए। ठीक है, हमें चाहिए थे बाइकार्बोनेट आयंस। अब इसकी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे इसे निकालना था। तो बच्चे अब क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है ना, जो यहाँ पे सिंथेसाइज हुए बने, ये आरबीसी के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि चले जाएंगे टुवर्ड्स प्लाज्मा। तो मतलब अजीब गड़बड़ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से प्लाज्मा से होते हुए आरबीसी के अंदर आया, जैसे बाइकार्बोनेट आयन बना वैसे ही प्लाज्मा की तरफ चला गया। ठीक है, तो बच्चे अब इस चीज को देखा जाए तो बाइकार्बोनेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड इस चक्कर में अंदर ही क्यों आया, बाहर क्यों नहीं उसने वो बाइकार्बोनेट आयंस बना ली जो प्लाज्मा में ही जाना था। वो इसीलिए बच्चे अगेन रीजन कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी के अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो पानी थी। और बच्चे हमारे पास प्रोडक्ट जो है जब वो बन गया वो बाहर चला गया। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन के लिए वो आया था। लेकिन बच्चे बॉडी में बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है ना, अंदर से नेगेटिव आयंस जब बाहर आए तो बाहर से कुछ बैलेंस करने के लिए तो आना चाहिए ना, क्योंकि ठीक है आरबीसी का चलो छोड़ो, अंदर प्रोसेस क्या है, अरेंजमेंट क्या है वो छोड़ो, बाहर प्लाज्मा में एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस दिए जा रहे हैं, तो प्लाज्मा तो परेशान हो जाएगा ना, वो तो बोलेगा मुझे टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में रहना है, मुझे अपना आयनिक स्टेट मेंटेन करके रखनी होती है। तो आरबीसी ने तो अपना पलड़ा पूरा झाड़ दिया ना, वो उसने तो अपने बाइकार्बोनेट आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए, उस चक्कर में बाहर का बफर अरेंजमेंट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चे अब इस चक्कर में क्या होता है, हमारे पास एक शिफ्टिंग होती है। प्लाज्मा बोलता है कि तुमने बाइकार्बोनेट आयंस बाहर भेजे, इसके बदले मैं एक आयन अंदर भेज रहा हूं थोड़ी देर के लिए, टेम्पररली, यानी कि क्लोराइड आयंस, ताकि अंदर की आयनिक स्टेट और बाहर का ब्लड का पीएच जो है वो बना रहे। ठीक है, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ भेज दिए, तो मजबूरन मुझे क्लोराइड आयंस जो है, जो नेगेटिव आयंस है, मुझे आरबीसी के अंदर सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लड की पीएच स्टेट मेंटेन करनी है, उसको ब्लड को 7.4 पीएच के आसपास रखना है, तो बफरिंग के लिए बच्चे हम एक्स्ट्रा आयंस नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हर वक्त एक बैलेंस चाहिए होता है। तो बच्चे दिस शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस टुवर्ड्स आरबीसीज टू मेंटेन द बफरिंग अरेंजमेंट, टू मेंटेन द पीएच बैलेंस is called as chloride shift। उसे क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है बेटा। हाँ, दूसरा नाम भी है रिसर्चर के बेसिस पे जिसने इस फिनोमेना को एक्चुअली डिस्कवर किया, दैट इज हैमबर्गर्स फिनोमेना। हैमबर्गर साइंटिस्ट थे जिन्होंने नियरली 1918 में
1980 में ये प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जिसकी वजह से इसको क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फिनोमेना भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, और ये प्रोसेस अगेन क्यों हो रहा है, क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों साइड। ठीक है, तो बच्चा अब दिक्कत ये हो गई कि H पॉजिटिव का क्या होगा, क्या हुआ, कुछ H पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस मिलकर एसिडिक स्टेट मेंटेन कर गए, और कुछ H पॉजिटिव जो है वो बाइंड कर गया किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो बच्चे अब ये चीज जो है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। अब बच्चे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज के अंदर आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है प्लाज्मा में भी, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में चले गए और अंदर H पॉजिटिव स्टेट बढ़ गई है, H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज हो गया जिसकी वजह से एसिडिक कंडीशन बढ़ गई है, वो जिसके साथ कंबाइन करेगा H पॉजिटिव उसे एसिडिक बना देगा, तो एसिडिक स्टेट क्रिएट करता है, और एसिडिक स्टेट क्रिएट करता है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके भी। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, जो H पॉजिटिव क्रिएट हुआ उसके साथ हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और बना लेता है एसिडिक हेमोग्लोबिन यानी कि HHB। और HHB पता है क्या करता है, HHB एसिडिक होने की वजह से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी किसने ले आया था, ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, पर जैसे ही हमारे पास हेमोग्लोबिन ऑलरेडी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, टेम्पररी बॉन्ड था, पर कार्बन डाइऑक्साइड ने H पॉजिटिव को बना के H पॉजिटिव को हेमोग्लोबिन के साथ जोड़कर उसे अनस्टेबल करके ऑक्सीजन के रिलीज को भी फास्ट करवा दिया। तो देख रहे हो स्मार्टनेस, देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस बना दिए, और H पॉजिटिव जो बच गया उसको ऑक्सीजन के रिलीज में यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास टिश्यू लेवल में रिएक्शन होती है, और जो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में चला गया वो प्लाज्मा में फ्लो करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा के थ्रू फ्लो करता हुआ जाएगा और पहुंच जाएगा एल्वियोलाई तक। सो बच्चे अब यहाँ पे क्या हुआ, आरबीसीज जो है वो इसी स्टेट को मेंटेन करते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे, और बाइकार्बोनेट आयंस जो प्लाज्मा में आ गए हैं अब वो प्लाज्मा के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम एल्वियोलाई लेवल पे बात करेंगे। एल्वियोलर लेवल पे क्या हो रहा है वो चीज देखते हैं। सो बच्चे एल्वियोलर लेवल पे ये सेम आरबीसी ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे आरबीसीज होते हैं, मिलियंस ऑफ आरबीसीज जो रीच करेंगे अब एल्वियोलाई के पास। ठीक है, अब होगा क्या, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो प्लाज्मा की तरफ गए थे, अब ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो री एंटर कर जाएंगे कहां पे, एल्वियोलाई लेवल पे आके आरबीसीज के अंदर वापस से, क्योंकि बहुत स्मार्ट है, इसको पता है कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एल्वियोलाई बाइकार्बोनेट आयंस को तो रिलीज करेगा नहीं, वो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है, तो मतलब इसे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना है, और ये प्रोसेस अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यही कंट्रोल करेगा। तो जब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, जब ये आए तो ऊपर से हेमोग्लोबिन HHB के पास क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो हेमोग्लोबिन वो रिलीज कर देगा, और बाइकार्बोनेट आयंस को वापस से जोड़ने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो बच्चे हाइड्रोजन और H बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा जुड़ के H2CO3 बना लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे हाइड्रोजन भी आया और बाइकार्बोनेट आयंस भी आए, तो इस तरीके से दोनों रीच कर गए, H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयंस, तो रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हुए कार्बोनिक एसिड बना, फिर और रिवर्सिबल रिएक्शन हुई और बच गया हमारे पास वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन ये पूरा रिएक्शन जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंट्रोल कर रहा है, सेम एंजाइम, रिवर्स डायरेक्शन में भी।
अब बच्चे इस पर्टिकुलर स्टेट में देखा जाए, हेमोग्लोबिन फ्री हो गया ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, ठीक है। एक तो ये चीज कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास क्लियर। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस पोजीशन पे बनी है वो रिलीज होकर एल्वियोलाई के पास चली जाएगी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो गया। लेकिन बच्चे जो क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ आए थे वो तो बैलेंस करने के लिए आए थे। अब बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही अंदर की तरफ आया तो क्लोराइड आयंस जो है वो वापस से अपने जगह पे यानी कि प्लाज्मा में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो मतलब जितने प्रोसेस इस दौरान हो रहे थे वो सारे यहाँ पे आके उल्टे हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया था, रिलीज हो गया, हेमोग्लोबिन एसिडिक हो गया था, वापस से नॉर्मल हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस बन के बाहर गए थे, वापस अंदर आके चेंज हो गए, ठीक है। क्लोराइड आयंस शिफ्ट हो गए वापस से। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सचेंज होता है। मेहनत है थोड़ी, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस फुलफिल भी हुए, ठीक है। तो बच्चे अब इस दौरान आपने दो चीजें और पढ़ी है, ठीक है। एक तो हैम्बर्गर फिनोमेनन जो मैंने आपको बता दिया जैसे क्लोराइड शिफ्ट। तो बच्चे दूसरा एक और प्रोसेस है जो इस दौरान आप देख रहे हो, वो है बोहर्स इफेक्ट। इस बोहर्स इफेक्ट को मैं दोबारा कंसीडर करूंगी, अभी हम यहाँ पे इसको लिख नहीं रहे, हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के दौरान उसे कंसीडर करेंगे दोबारा। आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब उसने वो प्रोसेस हुआ, जो एंटर हुआ, उसकी एंट्री के बाद एसिडिक कंडीशन बढ़ गई, H पॉजिटिव अरेंजमेंट बढ़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड या एसिडिक कंडीशन बढ़ने की वजह से हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोशिएट करके रिलीज कर दिया था। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेमोग्लोबिन पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन के रिलीज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट ऑन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रिलीज पे जो इफेक्ट डालता है, यानी कि जो उसे रिलीज करवाता है, उसे बोहर्स इफेक्ट कहा जाता है बेटा, ठीक है। सो बच्चे ये दो चीजें आपने पढ़ी। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करते हुए अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की, जो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चे अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म पे, ठीक है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म पे हम फोकस करेंगे, जिसके थ्रू नियरली 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी 3% एज डिसॉल्व्ड फॉर्म, राइट। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो बच्चे अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें, हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन्स, ठीक है। और चेन्स में क्या होता है, आयरन होता है विद वैलेंसी 2, जिसकी वैलेंसी 2 रहेगी, ठीक है। अब बच्चे आयरन जो है वो मेनली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब हर एक चेन जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, और इस तरीके से कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज ना हो। हेमोग्लोबिन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता बिल्कुल भी। हमारे पास ओजोन जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो बच्चे ये फॉर्म्स जो है वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से बाइंड होता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ। ये 4 मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स,
और हर एक चेन एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज है, अगर एक ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो वो बाकी 3 की बाइंडिंग को प्रमोट करता है, बाकी 3 की बाइंडिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे अब ये था हमारे पास कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहे हैं। अब 1 ग्राम का डाटा ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन अगर हम लेते हैं 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, तो वो नियरली ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। वही अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड की, अब 100 ml ऑफ ब्लड के थ्रू कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन हो सकता है। तो नियरली हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में मैक्सिमली हो सकता है हेल्दी केसेस में 50 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तो 50 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन के हिसाब से देखें तो हमारे पास नियरली ऑन एन अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन है तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के को ट्रांसपोर्ट करेगा। 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और वही हमारे पास हेमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में नियरली 15 ग्राम होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए नियरली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें पर्टिकुलर केस में देखा जाए 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखनी है मेनली रिक्वायरमेंट टिश्यूज की। तो अगर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो टिश्यूज इसमें से कितनी ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चे अगर आप परसेंटेज देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डाटा मिलेगा आपको। तो टिश्यूज जो है दे एक्वायर only 25% of oxygen from blood। ब्लड में से सिर्फ 25% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक्वायर करते हैं, 25%। तो अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड से वो कितना ऑक्सीजन टेकअप करते हैं, तो बच्चे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है उसका 25% जो हुआ वह 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चे tissues attain only 5 ml of oxygen from 100 ml of blood। मतलब 100 ml of blood से वो सिर्फ और सिर्फ 5 ml of oxygen एक्वायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड देता नहीं है, बट टिश्यू की रिक्वायरमेंट इतनी है। तो बच्चे बाकी 15 का क्या होता है? बच्चे 15 जो है परसेंट जो है बाकी जो बच गया 75%, यानी कि 15 ml ऑक्सीजन वो बच्चे ट्रांसपोर्ट होता है। इनकेस अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आपके मसल्स को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो वो नेक्स्ट ब्रीदिंग साइकिल का वेट नहीं कर सकता कि ब्रीथ करोगे फिर ऑक्सीजन पहुंचेगा। ठीक है, तो बच्चे जैसे कोई फेयर कंडीशन आ जाती है, कोई एब्नॉर्मल कंडीशन आ जाती है जिस दौरान बॉडी को इमीडिएटली एक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए मसल्स अपने पास कुछ ऑक्सीजन रिजर्व रखते हैं, कुछ उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है ब्लड से, तो वो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, वो उस टाइम पे यूज हो पाता है। अगर सोचो ब्लड बिल्कुल खाली हो तो वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, हमें नेक्स्ट ब्रीदिंग साइकिल और सर्कुलेटरी पाथवे के पूरा होने का वेट करना होगा, तो ही जाके सब मसल्स को ऑक्सीजन मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इस एबनॉर्मल स्टेट से बचने के लिए, तो हमारा ब्लड जो है हमेशा अपने अंदर नियरली 15 ml ऑफ ब्लड
15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड बचा के रखता है। ठीक है, सो ये है कुछ डाटा हमारे पास जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है। ठीक है, सो बच्चे ये तो हो गया हमारे पास डाटा, लेकिन बच्चे हमें ये भी जानना है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से हेमोग्लोबिन को सैचुरेट करता है, उसकी बाइंडिंग, उसका एसोसिएशन विद हेमोग्लोबिन, वो हमें कंसीडर करना पड़े। और ऐसा तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन अकेले है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो अकेली स्टेट मेंटेन कर रहा है बॉडी के अंदर, नहीं। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव सम आयनिक अरेंजमेंट्स, है ना, वी हैव टेम्परेचर ऑल्सो जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को, और हेमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी है हमारे पास जो हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के दौरान कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि बीइंग अ प्रोटीन हेमोग्लोबिन रिमेन्स ससेप्टेबल टू डिफरेंट कंडीशंस, और हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में टेम्पररी सही एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो वो बॉन्ड जो है वो भी डिफरेंट कंडीशन से इफेक्ट होगा। तो बच्चे इसीलिए बेटा एक कर्व यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के सैचुरेशन से जुड़ा है, और दूसरा कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब एक टॉपिक लेने जा रही हूं इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, सैचुरेशन। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो ऑक्सीजन, इसके कर्व को ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हो। डिसोसिएशन कर्व, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कर्व के बारे में बता दूं, ये बताता है कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जो है वो आपस में डिसोसिएशन और सैचुरेशन कैसे शो करते हैं, पैटर्न क्या है। तो बच्चे इसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम एक कर्व डिजाइन करें, दो एक्सेस पे, पहले एक्सेस पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, और दूसरे में मेंशन कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो बच्चे हमारे पास जो कर्व अटेन होता है ना वो कुछ इस तरीके से अटेन होता है। ये आ गया कर्व, यानी कि सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड शेप कर्व जो है वो अटेन होगा। ठीक है, अब ये सिग्मोइड शेप कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, वो जानते हैं। तो बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे इनिशियली क्या होता है, धीरे 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 परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन की साइड्स जो है ना फुल होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, पहले एक साइड बढ़ेगी, फिल होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। पर बच्चे स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट कहा था कि ऑक्सीजन एक जब मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है वो बाकी तीन की बाइंडिंग को प्रमोट करता है, ये हमने कहा था ना। तो बच्चे वो पैटर्न यहाँ इस ग्राफ पे दिख रहा है। तो बच्चे क्या होता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा है तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट साइड फिल हुई और धीरे धीरे सैचुरेशन आ रही है। ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि एक ऑक्सीजन के बाइंड होने पर दूसरे की बाइंडिंग बढ़ गई, दूसरे की बाइंडिंग होने पे तीसरे की, तीसरे की बाइंडिंग होने पे चौथे की, जिसकी वजह से इमीडिएट क्या हुआ, हेमोग्लोबिन में सैचुरेशन आना शुरू हुआ। ठीक है, इमीडिएटली देखो कितना फास्ट रहा, पहले टाइम लग रहा था फर्स्ट की बाइंडिंग के लिए, उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, हमारे पास कर्व जो है वो ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन लास्टली देखो
जब हेमोग्लोबिन में चारों साइड्स फुल हो गई, फिर ऑक्सीजन के लिए कोई जगह बची क्या बेटा? नहीं बची ना, ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं बची। क्यों? क्योंकि चार ही साइड्स थी वो फुल हो गई है बेटा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अब हेमोग्लोबिन में सेचुरेशन आ गई कंप्लीट। अब एक कर्व और ऊपर नहीं जा सकता। अब इस कर्व में क्या आ गया, एक स्टेशनरी फेज आ गया, जगह फुल हो जाने की वजह से। अब इसमें से जैसे जैसे जगह खाली होगी तो जाके स्पेस क्रिएट होगी, पर फिर भी 4 स्पेसेस से ज्यादा स्पेस बढ़ सकती है क्या? सेचुरेशन तो उतनी ही होगी ना। 4 साइड्स में सेचुरेशन आ गई तो 4 में ही हो रही है, तो ये कर्व जो है वो कभी भी फिर ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हेमोग्लोबिन खाली होगा, यहां तक आएगा, फिर जाके स्पेस फुल होगी। ठीक है, या फिर एक ऑक्सीजन निकलेगा, स्टेशनरी फेज ही रहेगा हमेशा, फिर दूसरा आएगा। तो इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व अटेन हो जाता है। ठीक है, सो बच्चे ये कर्व जो है, ये जो बताया जा रहा है, ये आपको उस कंडीशन में बताया जा रहा है जहां पे भी कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं, या कोई पीएच का इफेक्ट नहीं देखा जा रहा, नॉर्मल कंडीशन में इसी तरीके का कर्व आता है। हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, दैट्स इट, ये दो चीजें रखी और उसमें यही पैटर्न आपको दिखेगा। पहले की बाइंडिंग के बाद बाकी तीन की बाइंडिंग बढ़ जाएगी। पहले धीरे धीरे बाइंडिंग होगी, जैसे एक बाइंड हुआ तो इमीडिएटली ग्रोथ मिलेगी, फिर उसके बाद चारों साइड जब फुल हो गई तो स्टेशनरी फेज आ गया। ठीक है, पर बच्चे बाकी जैसे मैंने कहा कि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर रहा है, तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो अदर फैक्टर्स उसे इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये कर्व जो है ना, वो हमारे पास एक्चुअल कर्व नहीं है, जो कर्व बनेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी कि उसकी शिफ्टिंग होगी डिफरेंट कंडीशंस में। क्योंकि हम दो कंडीशंस को मेनली कंसीडर करते हैं, वन इज एट टिश्यू लेवल, अनदर वन इज एट एल्वियोलर लेवल। तो दोनों केसेस में टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, पीएच डिफरेंस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिफरेंट होगा, तो दोनों जगह डिफरेंट कंडीशंस फेस करनी पड़ती है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ये कर्व थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है उस केस में। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड कर्व नहीं ले सकते, हमें उन शिफ्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा दोनों जगह, कि एल्वियोलाई में कैसा शिफ्ट होगा और टिश्यू में कैसा शिफ्ट होगा, और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो शिफ्टिंग को कंट्रोल करते हैं, शिफ्टिंग का रीजन है जो हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन और एसोसिएशन किन फैक्टर से कंट्रोल हो रही है।